2006 में जब मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, उस समय देश में कांग्रेस की सरकार थी। आतंक, असुरक्षा का सारे देश भर में माहौल था और सारा देश उस समय बहुत ही चिंतित था। हमारी पार्टी ने यह फैसला किया, यह जो सुरक्षा का संकट सारे देश में पैदा हुआ है, उसको लेकर जन सामान्य में जागरूकता करने और इसके खिलाफ एकजुट होकर खड़े होने के लिए, लोगों का आह्वान करने के लिए हम लोग एक भारत सुरक्षा यात्रा निकालेंगे। उस समय आदरणीय आडवाणी जी और पार्टी अध्यक्ष होने के नाते मैंने आधे भारत का आडवाणी जी ने नेतृत्व किया था और आधे भारत का उस समय भारत सुरक्षा यात्रा का नेतृत्व मैंने किया। और मैंने उस समय यह फैसला किया कि यदि मैं भारत सुरक्षा यात्रा का प्रारंभ करूंगा तो मैं किसी अन्य प्रदेश से नहीं करूंगा, बल्कि बाबा जगन्नाथ की धरती में उड़ीसा से ही अपनी यात्रा प्रारंभ करूंगा। और जन सामान्य में जागरूकता पैदा करने के लिए एकजुट होकर उस समय की कांग्रेस की सरकार के खिलाफ खड़ा होने के लिए हमारी यात्रा यहीं से प्रारंभ हुई। उस समय असुरक्षा का कैसा माहौल था, मैं समझता हूं कि उस समय के लोग अच्छी तरह समझते होंगे। आए दिन आतंकवादी वारदातें होती थी, बड़ी संख्या में लोग मारे जाते थे, नक्सलवाद की घटनाएं होती थी, कानून और व्यवस्था के हालात बद से बदतर हो चुके। उस समय हम लोगों ने यह यात्रा प्रारंभ की थी और उसका परिणाम यह हुआ कि 2014 आते आते लोकसभा के चुनाव में आपने देखा होगा कि 25 वर्षों के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने में कामयाब हुई। और आज आतंकवाद के हालात क्या हैं? आज किसी मां की लाल की हिम्मत नहीं है। अब पहले तो आए दिन होती थी, अब शायद एक आग कहीं पर लुके छुपे कोई आतंकी वारदात कर दे, न किसी की हिम्मत नहीं होती। और आज तो हमारे सेना के जवानों का हौसला इतना बुलंद है कि आपने देखा होगा उरी और पुलवामा की घटना कि हमारे सेना के नौजवान अब आतंकवादियों को सीमा के इस पार भी मार सकते हैं और जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी जाकर मार सकते हैं। यह है भारत की ताकत। नक्सलवाद की घटनाएं जो पहले लगभग 16-18 जिलों में थी, अब सिमट कर मुश्किल 2-3 जिलों में ही रह गया। एक ऐसा माहौल सारे देश भर में तैयार हुआ। सारा देश इस सच्चाई को स्वीकार करता है कि हिंदुस्तान में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनमें सबसे बेहतर हुकूमत यानी शासन कोई राजनीतिक पार्टी दे सकती है तो केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। यह सभी की सच्चाई को स्वीकार करती है। और यही कारण है कि मोदी जी के भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद केंद्र में स्पष्ट बहुमत के साथ हम लोगों ने अपनी सरकार बनाई। लाभार्थियों का जहां तक सवाल है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आजाद भारत के इतिहास में इस सरकार के द्वारा इतने लाभार्थी कभी नहीं रहे होंगे जितने लाभार्थी इस समय। मुझे जानकारी दी गई है कि यहां पर हर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 11 लाख लाभार्थी, हर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 11 लाख लाभार्थी। हर कार्यकर्ता को यह संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम अपने प्रधानमंत्री मोदी जी का संदेश लेकर फिर से हर लाभार्थी के पास जाएंगे। और मैं आप यकीन दिला सकते हैं लोगों को, जिनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो लाभ मिलना चाहिए, यदि वह नहीं मिल पाया है तो इस बार तीसरी बार सरकार बनने के बाद निश्चित रूप से उन्हें भी वह सब सारी सुविधाएं मुहैया होंगी। यह भी आप आश्वासन दे सकते हैं। हमारे आश्वासन पर इस समय हिंदुस्तान की जनता भरोसा करती है। और आपने देखा होगा इसके पहले भी बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां थी, जब भी चुनाव का समय आता था जनता को आश्वासन देती थी, वादे करती थी, लेकिन अपने आश्वासन और वादों को पूरा नहीं कर पाती थी।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो कहती है वह करती है। हमारे कृति और कथन में कहीं पर कोई अंतर नहीं। कांग्रेस ने तो ऐसे हालात पैदा कर दिए थे आश्वासनों के कारण कि लोग कहते थे इन नेताओं का तो काम ही है कि जनता के बीच जाते हैं, चुनाव आता है, तरह तरह के आश्वासन देते हैं, लेकिन चुनाव हो जाने के बाद और सरकार बन जाने के बाद अपने आश्वासनों को, अपने वादों को पूरा नहीं करते। एक विश्वास का संकट, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, यह भारत की राजनीति में पैदा हुई थी। और भारत की राजनीति में पैदा हुए इस क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता के संकट को पहली बार यदि किसी ने चैलेंज के रूप में स्वीकार किया है तो हमारी पार्टी ने किया है, हमारे प्रधानमंत्री ने किया। मैं अपने विपक्षियों से कहना चाहता हूं, आप यदि हमारी विश्वसनीयता का टेस्ट लेना चाहते हैं, उठा लीजिए हमारे सारे चुनावी घोषणा पत्रों को। बहनों भाइयों, चुनावी घोषणा पत्र में जो जो भी वादे किए हैं, अक्षरशः हम लोगों ने हर वादे को पूरा किया है। एक भी ऐसा वादा नहीं है कि हमने पूरा नहीं किया। 2014 में मैं स्वयं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। चुनावी घोषणा पत्र जब बन रहा था, मोदी जी बार बार कहते थे, राजनाथ जी देख लीजिएगा, कोई ऐसा वादा नहीं किया जाना चाहिए जिसे हम पूरा न कर सकें। माने हमारे प्रधानमंत्री को इस हद तक चिंता थी कि हमारी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह किसी भी सूरत में नहीं लगे। और 2019 में जब दोबारा चुनाव हुआ तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी का अध्यक्ष भी यदि किसी को बनाया जाना चाहिए तो राजनाथ सिंह जी को ही बनाया जाना चाहिए। हम लोगों ने कहा था धारा 370 जम्मू कश्मीर की समाप्त करेंगे। बहनों भाइयों, डंके की चोट पर जम्मू कश्मीर की धारा 370 को हमने समाप्त कर दिया और आज जम्मू कश्मीर का वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का है। हम लोगों ने कहा था हम 3 तलाक की प्रथा को समाप्त करेंगे। तो लोग ये कहते थे कि हिंदू मुसलमान के आधार पर समाज को बांटकर यह भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति कर रहे हैं। मैं 2 टूक शब्दों में कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, हम जाति, पंथ और मजहब की राजनीति नहीं करते हैं। हम राजनीति करते हैं तो इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करते हैं। यदि हिंदू मां की कोख से पैदा हुई कोई बेटी यदि हमारी बहन है तो मुस्लिम मां की कोख से भी पैदा हुई बेटी हमारी बहन है। ईसाई मां की कोख से भी पैदा हुई कोई बेटी हमारी बहन है। हम इस नजरिए से देखते हैं। हम कैसे किसी को इस डर के मारे कहीं हमारा वोट न खिसक जाए, हम किसी को इजाजत नहीं दे सकते कि शादी होने के बाद आप कहीं बैठे रहिए, अब तलाक 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 3 बार बोल दीजिए और उसके साथ अपने रिश्तों को तोड़ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी इसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं कर सकती मेरे बहनों भाई। और हम लोगों ने इस वादे को भी पूरा किया बार बार। प्रारंभ से ही हम लोग 1984 से 1984 से कहते चले आ रहे हैं, जिस दिन हमको अवसर मिल जाएगा अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनने से हमें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। लोग ये कहते थे कि साहब मंदिर तो बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। बहनों भाइयों, तारीख भी 22 जनवरी लोगों को मालूम हो गई और वहां पर भव्य राम का मंदिर भी बना। भारत जैसे 140 करोड़ की जनसंख्या के देश को चलाने के लिए कलेजा मजबूत चाहिए। कमजोर कलेजे से देश नहीं चलाया जा सकता। हमारी सांस्कृतिक विरासत, कल्चरल हेरिटेज, भारत की पहचान को बनाए रखने के लिए इसको सुरक्षित रखना यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हम इस दायित्व को पूरा कर रहे हैं। चले जाइए काशी में बाबा
विश्वनाथ का भव्य मंदिर देख लीजिए, बड़ी संख्या में लोग, लाखों की संख्या में लोग वहां दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। उज्जैन का महाकाल मंदिर, द्वारिकाधीश, जगन्नाथ, इन सारे स्थानों पर आप चलिए, परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं, समाज बनाने के लिए राजनीति। बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन किया जाना चाहिए। दुनिया में कोई भी शासक, कोई भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति उस काम को नहीं कर पाया जिस काम को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, यही कांग्रेस पार्टी है। लंबे समय तक इन्होंने हिंदुस्तान की जनता को छला है, धोखा दिया है, और विशेष रूप से इन्होंने धोखा दिया है तो हमारे हिंदुस्तान के गरीबों को दिया है। मेरे बहनों भाई, ये कहते थे कांग्रेस की सरकार बनाओ और गरीबी को मिटाओ। बराबर गरीबों ने कांग्रेस की सरकार लंबे समय तक इस हिंदुस्तान में बनाई। गरीबी मिटने की बात तो दूर, गरीबी समाप्त होने की बात तो दूर, गरीबों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई। 9 महीने के अंदर हमारे प्रधानमंत्री ने वह करिश्माई काम कर दिया कि अब मैं नहीं कह रहा हूं, नीति आयोग कह रहा है कि इस हिंदुस्तान के 25 करोड़ लोगों को 9 वर्ष के अंदर ही हमारे प्रधानमंत्री ने गरीबी के संकट से बाहर किया है, गरीबी की रेखा से बाहर कर दिया। यह कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। हमारी माताएं बहनें आज गृहलक्ष्मी बन गई। 2 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदी बन गई है। किसी ने इसके पहले चिंता नहीं की कि गरीबों के घर में भी शौचालय होना चाहिए। आलीशान महलों में रहने वाले, बड़े बड़े घरों में रहने वाले माताओं बहनों की जो इज्जत और अस्मत होती है, मेरे बहनों भाइयों, हमारी झोपड़ियों में रहने वाली माताओं और बहनों की इज्जत और अस्मत उनका भी सम्मान होगा। हमारे प्रधानमंत्री ने 11 करोड़ शौचालय इस देश में बनवाए हैं। झुग्गी झोपड़ियों में बहुत सारे लोगों ने अपनी ही जिंदगी नहीं गुजारी, बल्कि उनके पिता के पिता सारी जिंदगी इसमें गुजार दी। 4 करोड़ ऐसे लोगों के पक्के मकान उपलब्ध कराने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और मेरी जहां तक जानकारी है, यदि आंकड़े मैं समझता हूं सही होंगे, 30 लाख इस उड़ीसा में लोगों को पक्के घर बनाकर देने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं इसलिए मत बताइएगा, न हो तो बता दीजिएगा, पहले से सड़कों की हालत अच्छी है कि नहीं है तो जहां हाथ उठाइए, जब जीवनता के साथ बनाइए। पहले से अधिक गांव में सड़कें बन गई हैं कि नहीं बनी है? और मैं आंकड़ा देना चाहता हूं, 2014 के पहले 70 सालों में 4 लेन, 6 लेन और 8 लेन की सड़कें केवल 18,000 किलोमीटर बनी थी। 70 साल में 18,000 किलोमीटर बनी थी, और हम लोगों ने 10 साल में 30,000 किलोमीटर, 30,000 किलोमीटर कर दिया। एयरपोर्ट्स की संख्या दूनी हो गई है। गरीब माताओं बहनों की हालत यह थी, गरीब परिवारों का जो पुरुष था, बच्चे थे, उनकी हालत यह थी, वो बीमार हो जाते थे, जेब में पैसा न होने के कारण वो अपना इलाज नहीं करा पाते। क्या कभी किसी ने सोचा क्या व्यवस्था उनकी की जानी चाहिए?
पहली बार हमारे प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना लागू करके हमारे अपने गरीबों को निश्चिंत बना दिया। चिंता मत करो, बीमार हो जाओगे, गंभीर बीमारी के संकट से जूझोगे, तब भी 5 लाख रुपए तक का तुम्हारा मुफ्त इलाज किया जाएगा। और 1 साल में तुम्हारे 5 लाख रुपए में तुम्हारा रोग ठीक नहीं होगा, तुम्हारा इलाज नहीं हो पाएगा, तो फिर अगली बार भी 5 लाख रुपए तक का तुम्हारा मुफ्त इलाज किया जाएगा। ऐसी आयुष्मान भारत योजना लागू। मैं दावे के साथ कहता हूं, भले ही हमारी पार्टी की सरकार उड़ीसा में न हो, कोई भेदभाव नहीं किया है। यहां पर भी मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ी होगी, 12 बढ़ी है मेडिकल कॉलेज की संख्या। इंजीनियरिंग कॉलेज की भी संख्या यहां पर बढ़ी होगी। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात की चिंता नहीं की किसी राज्य में हमारी सरकार है, किसी दूसरे पार्टी की सरकार है। जनता की सेवा करना, जनता ही जनार्दन है, जनता ही हमारी भगवान है, यह मानकर सेवा करने का संकल्प हमारे प्रधानमंत्री। बहनों भाइयों, कांग्रेस पार्टी और अन्य राजनीतिक पार्टियों के लिए परिवार यह जन जनार्दन होता है, परिवार ही भगवान होता है। लेकिन हमारे लिए इस देश की जनता जनार्दन है, जनता ही भगवान है। इसलिए हम लोग ये सब सारे काम कर पाते हैं। पहले मैं उड़ीसा में भी कह सकता हूं दावे के साथ, कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने बहुत सारे शिलान्यास किए होंगे, बहुत सारे काम किए होंगे, लेकिन शिलान्यास किया होगा, बहुत सारे प्रोजेक्ट रहे, शिलान्यास करने के बाद छोड़ दिया होगा, वो पूरे नहीं हुए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ऐसे हैं, जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करते हैं उसका वो उद्घाटन भी करते हैं। अभी हाल में ही हमारे प्रधानमंत्री का शायद यहां पर आना हुआ है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, उसका शुभारंभ करने के संबलपुर में उसका शिलान्यास किया है। तो आप मान लीजिए, संबलपुर में यदि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का शिलान्यास हमारे प्रधानमंत्री ने किया है, मैं सोचता हूं 1-2 साल में उसका उद्घाटन करने के लिए उद्घाटन हो गया। शिलान्यास भी किया था, उद्घाटन भी हो गया। यह है हमारी पार्टी की सरकार। वैसे मैं सारे अचीवमेंट की चर्चा करना प्रारंभ करूंगा मेरे बहनों भाइयों, तो बहुत समय लगेगा। मैं करना नहीं चाहता बहुत विस्तार में, क्योंकि आगे भी हमारे 2 कार्यक्रम अभी शेष है। बस इतना ही कहना चाहता हूं, देश आगे बढ़ रहा है, तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आपको और ताकत के साथ लगने की जरूरत है। और ये आप संकल्प लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपने घर से रिश्ता तोड़ दीजिए, लेकिन आपसे मैं ये जरूर अपेक्षा करता हूं कि 24 घंटे में कम से कम 12 घंटे का समय भारतीय जनता पार्टी के लिए दिया जाना चाहिए। कम से कम 12 घंटे का समय दिया। आप अपने मतदाता बहन भाई तक जाइए, जो काम हमारी सरकार ने किया है केवल उस काम के बारे में याद दिलाने की जरूरत है, बहुत आश्वासन देने की जरूरत नहीं है। लोग ये जानते हैं जो काम इस बार नहीं हो पाए होंगे, मोदी जी तीसरे टर्म में उसको पूरा करें। और देश की स्थिति सारी दुनिया में कैसी बनी है मेरे कार्यकर्ता बहनों भाइयों, आपको इसका अनुमान होगा। आर्थिक दृष्टि से भारत अब दुनिया का कमजोर देश नहीं माना जाता, गरीब देश नहीं माना जाता। आर्थिक दृष्टि से भी दुनिया में हमारा भारत देश अर्थव्यवस्था की दृष्टि से सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ते हुआ देश माना जाता है। तेजी के साथ भारत आगे बढ़ता है। यानी आप कल्पना करिए, आज के 2 साल पहले हम दुनिया में 11वें स्थान पर धन दौलत यानी अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में, इकोनॉमी के मामले में 11वें स्थान पर थे। करिश्मा हो गया। 9 वर्षों में हमारे प्रधानमंत्री ने उसे चमक देकर 5वें स्थान पर रखा था। और मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया की मानी जानी फाइनेंशियल फर्म्स,
वित्तीय संस्थाएं, मॉर्गन स्टैनले भी एक मानी जानी फर्म है, वह भी ये कहती है कि वह दिन दूर नहीं है कि 2027 आते आते यानी 3 साल के अंदर ही भारत दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा होगा। और सुन लेना मेरी बात, जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है बहनों भाइयों, 2047 आते आते यानी आजादी के 100 वर्ष पूरा होते होते भारत दुनिया का एक विकसित देश बन जाएगा। अद्भुत विकास तेजी के साथ भारत का हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमारी साख बनी है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमारी विश्वसनीयता बनी है। एक घटना की आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं। रूस और यूक्रेन की लड़ाई के बारे में तो आप लोगों को जानकारी है कि नहीं? लगभग 2 साल होने जा रहे हैं यह युद्ध चल रहा है। जब रूस ने धड़ाधड़ यूक्रेन के ऊपर मिसाइल छोड़नी प्रारंभ की, लगभग हजारों वहां पर हमारे भारत के रहने वाले बच्चे पढ़ाई करने के लिए गए हुए थे। उनके माता पिता बहुत परेशान हुए। कहीं कोई मिसाइल आकर हमारा बच्चा जहां रहता है, हमारा बेटा जहां रहता है, यदि वहां गिर गई तो क्या होगा? लोगों ने मांग करनी प्रारंभ की कि मोदी जी चाहे जैसे भी हो हमारे बच्चों को यूक्रेन से बाहर निकालिए। बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री ने टेलीफोन उठाया, रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की, वहीं पर टेलीफोन मिलाकर यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की, और वहीं पर दुनिया का जो सबसे ताकतवर देश आज माना जाता है अमेरिका, उसके राष्ट्रपति मिस्टर बाइडेन से भी बात की। और आपको आश्चर्य होगा, 4 साढ़े 4 घंटे के लिए रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक गया और हमारे 22,500 बच्चे वहां से आए। यह है हमारा। और हम लोगों ने जब भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करना था, उस समय गांव गांव जाकर जो काम किया है बहनों भाइयों, सोचा नहीं था हम लोगों ने कभी कि भारतीय जनता पार्टी अपने दमखम के आधार पर अपनी सरकार बनाएगी। कभी सोचा नहीं था। आप सब तो भाग्यशाली हैं, केंद्र में आज आपकी सरकार है, और आज आप नहीं, अब तो राजनीतिक जो सर्वेक्षक हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनको भी अब विश्वास यह होने लगा है कि अगली बार वहां तो सरकार है ही, यहां भी हमारी सरकार। मैं सभी कार्यकर्ता बहनों भाइयों से कहना चाहता हूं, चूको मत, अब न चूक चौहान, चूकना नहीं है। आप लोगों को अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना है। आगे के भी अभी 2 कार्यक्रम हैं, मैं कुछ बातें और मैं आप सब लोगों से मैं करता हूं, और कुछ संगठन की दृष्टि से करना है। मानस जी कहां है? मानस जी देखिए, यह है भारतीय जनता पार्टी, यह है भारतीय जनता पार्टी। माने लगातार परिवार छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को, संगठन को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी जिसने अपने कंधों पर ले रखी है इस उड़ीसा में, वह पीछे बैठा हुआ है और आप लोगों को आगे बैठा है। ये संभव है, कहीं पर हो सकता है, केवल भारतीय जनता पार्टी में संभव है। आप लोगों की जिम्मेदारी है, घर घर तक जाइए, लाभार्थियों से मिलिए, जो जो किया है, क्योंकि सूची सबके पास होगी, मुझे बहुत उसमें चर्चा करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़िए। आपका भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी मनमोहन सामल जी भी बड़े सुलझे हुए, अनुभवी और कार्यकर्ताओं के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाले अध्यक्ष।
अहंकार नाम की कोई चीज नहीं। इसलिए आज के अवसर पर मुझे कुछ कहना नहीं है, तो मैं आश्वस्त होकर जाऊं। पक्का मैं पीछे के लोगों से आप सबसे पूछना चाहता हूं, सहमत है? मुझे हाथ उठा के बताइए। या मैं प्रेस के मित्रों से कर रहा हूं, या देखिए प्रेस के मित्रों की हिरत देखिए। और मैं और एक बार सरकार बनने के बाद मैं मनमोहन सामंत जी को कहूंगा कि कभी भी जब भी आपको फुर्सत मिले तो एक बार मुझे मैं मनमोहन सामंत जी को कहूंगा। और मैं दोबारा आना चाहूंगा कार्यकर्ताओं के बीच। यदि मैं दोबारा कार्यकर्ताओं के बीच आना चाहूंगा, जैसी मोटी फूलों की हार पहनाई गई थी, वैसी मोटी फूलों की हार पहनकर अपना स्वागत कराने के लिए नहीं आना चाहूंगा, बल्कि एक बार शीश झुकाकर अपने कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करने के लिए मैं आना चाहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे बहुत बहुत